राइका भाई अक्का मुंबई अपन को जानता है। ये शेमड़ी 80,000 का जूता है, इसमें तेरा घर जाएगा, समझी क्या? सिटी स्कैन सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अपुन के भाई का स्वैग है बी टाउन बेबी, बोले तो हिंदी मातृभाषा सिटी स्कैन बेबी। सिटी स्कैन एमसी स्टैन का फैन है जो एक बियर बार में काम करता है और वो हर दिन की तरह बियर बार में गाना गाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बियर पीते हुए अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। राइका भाई अक्का मुंबई अपन को जानता है, तेरे को कोई कुछ बोले तो रेड बगा डालने का भाई लोग। सिटी स्कैन बी टाउन बेबी, हिंदी मातृभाषा, क्या बोलती पब्लिक? अक्षय अपन सब एफसी भाई के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे क्या? रेड भगा डालेगा भाई, बोले तो सिटी स्कैन खरे खरे स्कैन कर डालेगा। तभी एक लड़की नाचते हुए हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए आती है और वो सिटी स्कैन के 80,000 के जूते पर ड्रिंक गिरा देती है। तभी सिटी स्कैन का दोस्त इक्का उस लड़की से बोलता है, ये शानी दिखता नहीं क्या? 80,000 का जूता है भाई का, समझी क्या? Whatever, shut up. भाई फोड़ डालेगा तेरे को, या समझी क्या? चल भाई को सॉरी बोल। ये शेमड़ी 80,000 का जूता है, इसमें तेरा घर जाएगा, समझी क्या? भाई अपुन लड़कियों के मुंह नहीं लगता, चल फुटले। छपरी लोग, ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं? क्या बोली शानी बिल्ली? 80 किलो का मेकअप करके अपने छोकरे लोगों को फंसाती है, वही समझी है क्या भाई को? निकल अब वरना। ओ हेलो, माय फादर इज अ पॉलिटिशियन। भाई के तो फादर भी चीफ मिनिस्टर है, भाई के फादर को क्या के तेरे बाप को निकलवा दे क्या? अरे बच्ची है रे, जाने देने का। बच्ची और मैं हॉट लड़की देखी नहीं है क्या कभी? ये हॉट वॉट अपने घर पर करने का समझी नहीं क्या? कब से तेरे को बोल रहा है भाई जाने को यहाँ से? तेरे कानपुर में कर्फ्यू लग है क्या? काफी समय तक राड़ा मतलब कि बहस होने के बाद बियर बार का मालिक झगड़े को शांत करता है और सभी अपने घर चले जाते हैं। हालांकि बियर बार का मालिक शुभम सिटी स्कैन से कहता है, सिटी भाई नई लड़की है, मैंने समझा दिया है, आप चिंता ना करें। शान पत्ती दिखा रही थी क्या वो अपने भाई को? बोलो भाई तो फोड़ कर आऊंगा बीच क्या उसको? रहने दे भाई लोग, लड़की से मुंह नहीं लगने का। ये छोकरा लोग बोले तो स्कैन कर डालने का, क्या समझा? यहीं खड़े खड़े बोले तो बी टाउन बेबी। अपुन के भाई का स्वैग है बी टाउन बेबी, बोले तो हिंदी मातृभाषा सिटी स्कैन बेबी। सिटी स्कैन एमसी स्टैन की तरह अपना लुक रखता था, जिसकी वजह से पियो पिलाओ बियर बार के दिन पर दिन कस्टमर बढ़ते जा रहे थे, जो ज्यादातर एमसी स्टैन के लुक में सिटी स्कैन को देखने और उसके गाने को सुनने आते थे। ऐसे ही एक दिन एक सुंदर सी लड़की उस बियर बार में पहली बार आती है, जिसका नाम नूरी था। और हर दिन की तरह आज भी सिटी स्कैन अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और नूरी की दोस्त सीमा सिटी स्कैन की फैन थी। और इस बार नूरी जाते हुए सिटी स्कैन के जूते पर गलती से पैर रख देती है, जिसे देखकर सिटी स्कैन का दोस्त इक्का राड़ा कर डालता है। और सिटी स्कैन ये देखकर कि वो लड़की उसके जूतों पर पैर रख कर चली गई और सॉरी भी नहीं बोली, तो सिटी स्कैन उस लड़की से कहता है, मेरे साथ ट्रिप कर रही है क्या शेमड़ी? एक्सक्यूज मी, मुझे बोला क्या आपने? हाँ भाई ने तेरे को बोला, मालूम नहीं क्या भाई कौन? नहीं मालूम तेरा भाई कौन, और इसको बोल ट्रिप नहीं ट्रिक होता है। ये शानी भाई का 80,000 का जूता है, समझी नहीं क्या? दोबारा बोलूं? नहीं समझी, दोबारा बोल। बॉम्बे में रहने का या नहीं? अगर हाँ तो भाई के तो जूते साफ करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो क्या करेगा बोलने का? इसमें तेरा खानदान जाएगा, तेरा घर जाएगा और तू भी जाएंगी। अब तू बराबर समझी क्या? तो तू भी सुन, अगर ज्यादा बोलेगा तो तू घर नहीं जाएगा, सीधा जेल जाएगा, समझा क्या छपरी? ए शेमड़ी ज्यादा शानी मत बना, एयर भगा डालेगा मैं तेरे को। तू भी ज्यादा शाना मत बन, मैं भी एयर भगा डालेगी, बिकॉज आई एम बिहार फ्रॉम भागलपुर। मैं भी बिहारी है ब्रो। ये अपने साथ ट्रिप कर रही है क्या ब्रो? अभी मैंने इसके साथ ट्रिप किया ना ब्रो, तो यहीं रो देगी ये। सीमा अपनी दोस्त नूरी को झगड़ते देखकर सिटी स्कैन के पैर पकड़ लेती है और कहती है, सिटी स्कैन सर, मैं आपके बहुत बड़ी फैन हूँ और ये अपनी दोस्त है, माफ कर दो।
अरे ले जाने का रे इसको यहाँ से, वरना स्कैन कर डालेगा मैं इसका यहीं। नूरी चल यहाँ से, तू इनके मुंह क्यों लग रही है? तू चुप कर, चेली बनी हुई है जो। सिटी सर चुप। इन छपरी की तो मैं आज वाट लगा डालेगी। क्या बोलती पब्लिक? हक से बोलता मैं नहीं क्या? अब नहीं समझी तो फोड़ डालेंगा मैं तेरे को, समझी? तो फोड़ कर दिखाना, मैं भी तो इधर ही खड़ी है ब्रो। ब्रो किसको बोली, शानी बिल्ली? शानी बिल्ली किसको बोला? उर्फी जावेद का बॉडी डबल। भाई इसका बहुत हो गया क्या? अब भी मैं इसको नहीं छोड़ेगा। आई का भाई, इसी का तो हेयर बगा डालने का। क्या बोलती पब्लिक? भाई जाने देना, अपन तो वैसे भी लड़कियों से बात नहीं करता। जा रहे तू निकल यहाँ से, चांदपति कहीं और जाके दिखाने का। क्यों, लड़की से डरता है क्या जो बात नहीं करता? अरे शेमड़ी एक्टिवा जैसी शक्ल लेके घूम रही है और मेरे से जुबान लड़ाएगी। अरे चल चल निकल, समझी नहीं क्या? तू निकल, समझा क्या ब्रो? अरे कट टू कट बात करता मैं तेरी तरह छपरी चाले नहीं आती क्या मेरे को, समझी क्या? इतना झगड़ा होने के बाद बियर बार का मालिक झगड़े को शांत करवाता है और नूरी की दोस्त सीमा उसे घर लेकर जाती है। हालांकि सिटी स्कैन के 80,000 के जूते के पीछे ये दूसरी बार झगड़ा हो चुका था और सिटी स्कैन भी अपने जूतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। आखिर थे भी तो 80,000 के जूते, जिसके चलते सिटी स्कैन हर किसी से लड़ पड़ता था। इक्का के जन्मदिन के दिन बार में सिटी स्कैन गाने के बाद कहता है, बी टाउन बॉय भी हिंदी मातृभाषा, क्या बोलती पब्लिक? ये आजा भाई, आज तेरा भाई पिलाएगा खिलाएगा फुल नाइट पार्टी ब्रो। मेरे भाई का बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे। इक्का भाई जन्म दिवस की शुभकामनाएं, बी टाउन बॉय भी। अब की बार बियर बार के बाउंसर का पैर सिटी स्कैन के जूतों पर चला जाता है और सिटी की पैर की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हो जाता है और दर्द से सिटी चिल्ला पड़ता है। बस चल, शेमड़ी दिखते नहीं तेरे को? के बोलना छोरे? दिखता नहीं क्या तेरे को? आंखें हैं या बटन? भाई के जूते को छोड़, पैर की उंगली तोड़ डाली तूने। अब भी बता तेरा मैं क्या करेगा? के होया, मर्द को भी दर्द होया करे के? गड़े गड़े तेरा एयर भगा डालेगा मैं। तू अपने आप को क्या समझती शेमड़ी? ओ चूजे की शक्ल के छोरे, जितनी जान है शरीर में उतना तो बोलने लग रहा है तू। ये बबली बाउंसर से पंगा ले होगा तू। बाउंसर होगी अपने घर में, समझी क्या? इधर तूने भाई के 80,000 के जूतों पर जो अपने पाँव डाला है ना, उसे साफ करने का, और भाई के पैर में फ्रैक्चर कर डाला क्या तूने? मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। मैंने तू हाथ लगा कर देख तो छोरे। ये तू हो गया अपने घर की पहलवान, समझी क्या? भाई के बुलाने पर रखा मुंबई आता है और मेरे बुलाते है पूरा हरियाणा वैसे। शेमड़ी बहुत देर से मैं तेरे को समझा रहा है, मैं फोड़ डालेगा बता रहा है मैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। जितना तू मेरे साथ शानी बिल्ली बन रही है ना, उतना पछताएगी, समझी क्या? भाई जाने देने का, बाउंसर है। एयर भगा डालेगा मैं इसका 80,000 के जूते में। ये तो जाना मांगता, पर अब 80,000 के जूते में इसको सारा अकड़ जाएगा ब्रो। सिटी स्कैन नाम है मेरा, घड़े घड़े स्कैन कर डालेगा तेरे को ब्रो, बता रहा है मैं। चौधरी ना बने, थोड़ा खा पी के आई हो। भाई का मजाक नहीं बनाने का, समझी क्या? तेरी हेयर बगा डालेगा मैं, जा यहाँ से। तभी ये सब सुनकर बबली बाउंसर सैम के एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, यो फूफागिरी अपने घर पे करिए, जेड़ा तेरी छपरी गिरी ना चल है। बबली के हाथ से थप्पड़ खाकर सैम अपने दोस्तों को लेकर बियर बार से निकल जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, भाई अपने घर पर रखने का ये 80,000 के जूते, इसमें एक दिन अपन सब जेल जरूर जाएंगा। बी टाउन बाई भी हिंदी मातृभाषा, क्या बोलती पब्लिक? मेरे 80,000 के जूते में तुम लोग भी थप्पड़ खाएंगा, इसलिए इसको मैं कल से घर पे रख के आएंगा, ताकि तुम लोग ना जेल जाएंगा ना थप्पड़ खाएंगा। सच बोलती पब्लिक। सिटी स्कैन बेबी, घड़े घड़े स्कैन कर डालेगा भाई तेरे को। इस तरह बबली बाउंसर सिटी स्कैन के सर से उसके 80,000 के जूतों का घमंड उतार देती है। हर रोज की तरह आज भी जैसे ही अलका का पति विक्रम घर आता है, वैसे ही अलका एक सेलो टेप से उसकी कमीज को चेक करती है कि किसी लड़की के बाल तो नहीं उसके कंधे या फिर कमीज पर। ये देखकर हर रोज की तरह विक्रम अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे इस रोज रोज शक करने की आदत से मैं तो परेशान हो गया हूँ। किसी दिन अगर मैं तुम्हारी सौतन ले आया ना, तो तुम क्या करोगी? मैं उसके सारे बाल नोच डालूंगी और तुम्हें भी घर से बाहर कर दूंगी, समझे ना? तुम जिस तरह से मुझ पर शक करती हो ना, उससे तो मुझे लगता है कि मुझे एक अफेयर कर ही लेना चाहिए। हाँ, तुम करके तो देखो, फिर तुम्हें बताती हूँ। अलका अपने पति पर हमेशा शक किया करती, लेकिन उसे क्या पता था, जिससे वो इतना प्यार करती है
वो एक दिन सच में अलका की सौतन ले आएगा। इस बात से अनजान वो हर रोज की तरह अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अलका बाहर आती है तो देखती है कि उसका पति एक औरत के साथ आया है, जिसे देखकर अलका अपने पति से पूछती है, सुनिए जी, ये कौन है? आपके ऑफिस की कोई मैडम है क्या? नमस्ते जी, मैं इनकी वाइफ अलका हूँ। विक्रम, लगता है तुमने अपनी वाइफ को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। जी, आप इनके ऑफिस की नहीं है? विक्रम, तुम्हारी वाइफ तो वाकई बहुत भोली है और तुमने इसे धोखा दे दिया। भोली जरूर हूँ, बेवकूफ नहीं। सीधे सीधे बात करो। मैं विक्रम की दूसरी वाइफ मोनिका और तुम्हारी सौतन भी। विक्रम, ये सच कह रही है? तुमने इससे शादी की है? मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बस आगे कुछ मत कहना। ये सुनते ही अलका मानो टूट सी जाती है और उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहती और घर में चली जाती है। घर जाते ही विक्रम की माँ कुसुम विक्रम से कहती है, बेटा ये कौन है? तेरे ऑफिस की है क्या? नहीं माँ जी, मेरी सौतन लाया है आपका बेटा। ये क्या कह रही है बहू? विक्रम, हाँ माँ सही कह रही है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। चलो मोनिका, अलका के कमरे में रहोगी। अलका बहू कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तेरी माँ भी मर गई है। ये जो तू लेकर आया ना, जिसे जो भी है ये, इसे या तू स्टोर रूम में सुला या कहीं और रख। इसको घर में तो कोई अच्छा खासा कमरा नहीं मिलेगा। माँ पर ये मेरी पत्नी है। और ये तेरी दुश्मन। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में, मैं जो बोलूँगी वही होगा। अपनी इस आइटम को लेकर कहीं भी जा और कहीं भी रह, ये मेरा घर है। कुसुम की बातें सुनकर विक्रम के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपनी दूसरी पत्नी यानी कि मोनिका को स्टोर रूम में रहने को कहता है। ये देखकर मोनिका विक्रम से कहती है, बड़े बड़े सपने दिखाकर पहले ही दिन स्टोर रूम में सुला रहे हो मुझे। तुम घर का माहौल तो जानती हो ना कि अभी क्या चल रहा है। तुम्हें आज तो यही रहना होगा। ये कहकर विक्रम जाने लगता है। तभी मोनिका विक्रम से कहती है, विक्रम, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं रहोगे मेरे साथ? नहीं, मुझे माँ को देखना है। लगता है तुम्हें यहाँ लाकर मैंने गलती कर दी, अपनी पत्नी और माँ का दिल भी दुखा दिया है। ये कहकर जैसे ही विक्रम स्टोर रूम में जाता है, मोनिका स्टोर रूम बंद कर फोन पर बात करते हुए किसी से कहती है, सुनो, मैंने इस घर में कदम रख तो लिया है, लेकिन यहाँ पर बुढ़िया बहुत चालाक है। इतनी जल्दी मैं किसी को रास्ते से हटा नहीं सकती। इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा। अगली सुबह मोनिका उठकर देखती है, कुसुम पूजा कर रही थी और अलका खाना बना रही थी। तभी कुसुम अलका को प्रसाद देते हुए कहती है, भगवान मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाए और तुझे हमेशा खुश रखे। माँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आपका खाना लगा दूँ? हाँ लगा दे बेटा। तभी विक्रम ऑफिस जाते हुए अलका को आवाज लगाकर कहता है, अलका, मेरा लंच बॉक्स दे दो। क्यों? अलका क्यों देगी? तेरी नई नवीली दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगी है। चलो मैं बाहर ही खा लूंगा। जी, मैं बना देती हूँ। रहने दो, मैं बाहर खा लूंगा। तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, कोई काम हो तो फोन कर देना। आज तक तो अपनी माँ और पत्नी को कभी नहीं कहा कि अपना ध्यान रखना। इसे कौन सा हम खा जाएंगे। विक्रम बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दोपहर के 3 बजे मोनिका एकदम सज धज कर घर से कुसुम और अलका की नजरों से छुप छुपा कर निकलती है। तभी कुसुम मोनिका को चोरों की तरह बाहर जाते देखकर अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू, इसके बारे में हमें सच पता लगाना होगा। रात में ये किससे बात कर रही थी? ये अपने साथ कोई न कोई राज लेकर आई है। जा इसके पीछे। अपनी सास की बात मानकर अलका मोनिका का पीछा करती है और मोनिका कुछ दूर चलकर एक पार्क में पहुंचती है, जहां मोनिका के पीछे अलका भी थी। हालांकि वो छुपते छुपाते मोनिका के पीछे थी। अलका देखती है कि उससे एक आदमी मिलने आता है और दोनों आपस में बातें कर थोड़ी ही देर में मोनिका घर आ जाती है। लेकिन अलका तो मोनिका और उस आदमी का फोन से फोटो लेकर घर आती है और कुसुम मोनिका से पूछती है, आज कहाँ गई थी तू? घर में तो तू थी नहीं। माँ जी, मैं कहाँ बाहर गई? मैं तो छत पर थी। अच्छा, छत पर थी। इस झूठ के साथ कुसुम और अलका को यकीन हो जाता है कि मोनिका ने विक्रम को किसी न किसी वजह से अपने प्यार के जाल में फंसाया है और अब इस बात का पता लगाने के लिए कुसुम और अलका मोनिका पर नजर रखना शुरू करते हैं। हालांकि मोनिका अगले रोज किसी से बातें कर रही थी, जो बातें अलका चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कुसुम और अलका उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसमें मोनिका बात करते हुए अगले आदमी से कहती है, 1 महीने बीत गए।
और विक्रम ने ना तो अब तक मुझे अपने घर के कागजात दिखाए और ना ही पैसों के बारे में बताया। यहाँ लाने से पहले तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं तुम्हारे नाम अपना सब कुछ कर दूंगा। और अब तुम मेरी बीवी हो, ये भूलना नहीं मोनिका माय डार्लिंग। और अपने काम को अंजाम दो और जल्दी अपने नाम घर करवा लो और सबको घर से निकाल फेंको। हाँ कमलेश, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं कौन सा इसके साथ रहने वाली हूँ, ये जो मेरे प्यार में पागल हुए जा रहा है। जब मैंने अपने पहले वाले पति को लात मार दी थी, उसके पैसे और घर अपने नाम करवा कर, तो ये विक्रम कौन सी बड़ी चीज है। हाँ मेरी जान, तभी तो तुमने मुझसे शादी करी। दोनों की बातचीत सुनने के बाद कुसुम और अलका शॉक हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि मोनिका ने विक्रम को फंसाया है, वो भी पैसों के लालच में। और अपने पति के साथ मिलकर वो अपने नाम विक्रम की जायदाद करना चाहती है। ऐसे में अलका कुसुम से कहती है, माँ जी सुना आपने, ये तो हमारे घर को हड़पने आई है और ये तो इसका दूसरा पति है। इसने तो अपने पहले पति को भी तलाक देकर उसका घर और पैसा हड़प रखा है। इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिमाग से काम ले, इसे हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। अब कुसुम और अलका एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो मोनिका से कहते हैं, हम कल शाम तक आएंगे और विक्रम का भी तुम देख लेना, वो भी 2 दिन की छुट्टी पर है। जी मैं देख लूंगी घर। जैसे ही कुसुम और अलका घर से बाहर जाते हैं, उसके 2 घंटे बाद वही आदमी मोनिका से मिलने कुसुम के घर आता है, जो उस दिन मोनिका से पार्क में मिलने आया था। और जैसे ही वो घर की बेल बजाता है, वैसे ही मोनिका उसे घर के अंदर लाती है। और ये सब बाहर से देख रहे कुसुम और अलका इसी मौके के इंतजार में थे। इसके बाद कुसुम और अलका पुलिस को बुलाते हैं और दोनों को अरेस्ट करवाते हैं। तभी विक्रम भी वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आप ठीक है? क्या हुआ था आपको? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो तुझे जल्दबाजी में इसलिए बुलाया है क्योंकि तेरा प्यार जेल जा रहा है। मिल ले अपने धोखेबाज बेवफा प्यार से। ये आप क्या कह रही है माँ? तो तुझे क्या लगता है कि ये औरत तेरे प्यार में पड़ गई थी? किस गलत फहमी में है तू? देख पुलिस को बुलाया है और ये तेरा साला नहीं बल्कि इसका दूसरा पति है। मोनिका ये सच है? माँ जो कह रही है वो सच है क्या? हाँ सच है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। तभी विक्रम मोनिका को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, धोखेबाज औरत, मैंने तेरी वजह से अपने परिवार को छोड़कर उन्हें परेशानी में रखा, अपनी पत्नी की नहीं मानी। इंस्पेक्टर साहब आप इसे लेकर जाओ और इस पर फ्रॉड का केस बनाओ। इन्होंने बहुत घर बर्बाद किए हैं। हमने इनके खिलाफ सारे सबूत देख लिए, आप चिंता न करें, इन्हें सजा होगी। इस तरह अलका की सौतन के दूसरे पति का पर्दाफाश होता है, जो इस तरह से अपने पत्नी के साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर और प्यार में फंसाकर लोगों को लूटते थे, जिसे जेल की हवा तक खानी पड़ती है। एक रोज राम अपने काम से जल्दी लौट आता है और अपने बेटे को काम से जल्दी और उदास लौटता देखकर एकता राम से कहती है, बेटा राम आज ऑफिस से जल्दी आ गया। हाँ माँ, कंपनी काफी समय से लॉस में थी, इसलिए फाइनली आज उसे बंद करना पड़ा। ये बातें राम की पत्नी गौरी भी सुन रही थी। तभी राम अपनी माँ से कहता है, माँ आप चिंता ना करो, मैं जल्दी कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। काम तो मिल ही जाएगा, पर मैं भी काफी समय से कुछ करने की सोच रही हूँ। क्या मैं अगले सप्ताह से ही छोले भटूरे की दुकान लगा सकती हूँ? मुझे ना सिर्फ छोले भटूरे खाने पसंद है, बल्कि बनाने भी बड़े अच्छे से आते हैं। हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, तू जितना बेचेगी नहीं उतना तो खाती मिलेगी। माँ कितना ही खा लेगी, अगर गौरी कुछ करना चाहती है तो कर ले, मैं उसे सपोर्ट करूँगा। मैंने भी कब मना किया है, खोल ले। मैं तो यही कह रही हूँ, हर गली नुक्कड़ पर ऐसी दुकानें हैं, मगर चलेगी या नहीं ये नहीं कह सकती। माँ अब इसकी किस्मत, बाकी चीज अच्छी और सस्ती हो फिर तो लोग कोसों दूर से आएंगे। खाने में स्वाद होना चाहिए बस। वैसे राम बेटा मैं तो कहती हूँ तुम दोनों ही मिलकर ये दुकान खोल लो, ये अच्छा रहेगा। ये दुकान खोल लेता है। पहले दिन तो 4-5 लोग ही गौरी के छोले भटूरे की दुकान पर आते हैं और अगले दिन महज 7 लोग, और ऐसे ही 4-5 लोगों के दुकान पर आने जाने के सिलसिले में लगभग 1 सप्ताह निकल जाता है। ऐसे ही एक दिन दुकान पर झक मार रही गौरी अपने पति राम से कहती है, सुनिए जी, ऐसे 4-5 लोग रोज आएंगे तो हमारी कमाई तो कुछ होनी नहीं है, ऊपर से हम इतना पैसा लगा रहे हैं, उसका लॉस अलग झेलना पड़ेगा। हाँ सही कह रही हो तुम गौरी, पर अब नई दुकान है तो धीरे धीरे ही लोग आएंगे दुकान पर। देख लेते हैं, 1 महीने अगर सही चली तो हम अपनी दुकान चलाएंगे, वरना बंद कर देंगे। मुझे एक आइडिया आया है,
क्यों ना हम अपनी दुकान का नाम बाहुबली छोले भटूरे वाले रख लें और बाहुबली थाली की साइज के भटूरे बनाएंगे। साथ ही चैलेंज भी रखेंगे, जो इस बाहुबली थाल को खाएगा उसे हम 5,000 रुपए इनाम देंगे और अगर जो नहीं खा पाया तो हम उसकी 1,100 रुपए थाली के दाम तो लेंगे ही। आइडिया तो बहुत अच्छा है गौरी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होगा कि भटूरे का मैदा 500 ग्राम का होगा और छोले एक बड़े बाउल में रखेंगे जिसमें बटर 100 ग्राम और इसे खाने की टाइमिंग 20 मिनट। ये है हमारे बाहुबली थाली का कॉन्सेप्ट। अगले दिन दुकान का पोस्टर बदलकर एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पर लिखा था, आओ आओ बाहुबली छोले भटूरे की थाल खाओ और 5,000 का इनाम पाओ, जिसे देखकर लोगों की लंबी लाइन लगने लगी। और अब इस दुकान पर गौरी की सास भी बैठने लगी और करीब 1 महीने में सिर्फ बाहुबली थाली से गौरी और राम को काफी अच्छा मुनाफा हुआ, जिसके बाद से अब गौरी, राम और उसकी माँ पूरे दिन अपनी छोले भटूरे की दुकान पर बैठे रहते। पर तभी एक दिन कस्टमर की भीड़ में से एकता रसोई में जाती है जहां बाहुबली थाली बनाने के लिए कुक रखे गए थे, पर गौरी वहां बैठकर बाहुबली थाल का लुत्फ उठा रही थी। और ये देखकर एकता अपनी बहू से कहती है, बहू ये तू क्या कह रही है, बाहर इतने सारे कस्टमर आए हैं और तू खाने में लगी है, तेरी वजह से ये बना बनाया बिजनेस बंद हो जाएगा। माँ मैं तो बाहुबली थाल ही लेने आई थी, पर फूले हुए भटूरे को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और मुझे भूख भी लगी थी तो थोड़ी सी खा ली। हाथ धो और जाकर ये बाहुबली थाली कस्टमर के लिए लगा, बाद में तू अपनी पेट पूजा करियो। अपनी सास की डांट सुनने के बाद गौरी आधा प्लेट छोले भटूरे खाकर भारी मन से कस्टमर की बाहुबली प्लेट लगाने चली जाती है और शाम होने को आती है। इस बार गौरी को भटूरे की खुशबू से और ज्यादा भूख लगने लगी थी, जिसकी वजह से वो कस्टमर की चैलेंज प्लेट से भटूरा तोड़कर खा लेती है। ये देखकर कस्टमर गौरी से कहता है, आंटी आपको थोड़ी समझ है भी या नहीं, आपने मेरी इतनी महंगी प्लेट से भटूरे कैसे खा लिए? बेटा हम दुकानदार हैं, हमें खाने में टेस्ट देखना पड़ता है। अच्छा तो आपने बिना चखे लोगों को खाना खिलाया है? हम फूड डिपार्टमेंट से जांच की मांग करेंगे। ओ अंग्रेजी बाबू ज्यादा पटर पटर ना बतियाओ, हम भी पढ़े लिखे हैं। एक तो आप गलती कर रही हैं, ऊपर से मुझे ही बोले जा रही हैं। ये देखकर कि गौरी किसी से बहस कर रही है, वहाँ राम और एकता तुरंत आते हैं। तभी राम कस्टमर से कहता है, भाई क्या बात है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाई इन्हें देखिए, ये कैसे मेरी बाहुबली थाली से खाई जा रही हैं। अच्छा माफी चाहता हूँ भाई, वो सिर्फ टेस्ट देख रही होगी। इस मामले को जैसे तैसे सुलझाया जाता है और उस कस्टमर के जाने के बाद राम और एकता गौरी पर बरस पड़ते हैं। राम गौरी से कहता है, तुम कल से घर पर रहोगी और तुम्हें दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम अच्छी खासी चलती हुई दुकान बंद करवा दोगी। हाँ हम इसकी जगह एक वर्कर और बढ़ा लेंगे, पर कल से तुम यहाँ नहीं आओगी बहू। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं अकेले घर पर क्या करूँगी, आप ऐसा मत करो सासू माँ। अगले दिन से दुकान पर गौरी को नहीं लाया जाता, लेकिन राम और एकता ये नोटिस करते हैं कि दुकान पर 1-2 दिन बाद से कम कस्टमर आ रहे थे। तभी राम अपनी माँ एकता से कहता है, माँ लगता है लोगों को गौरी का घर रहना पसंद नहीं है और उन्हें ये बात पता लग गई है और उन्होंने अपनी दुकान पर आना ही कम कर दिया। एकता और राम ये बात करते हुए ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ कुक आकर एकता से कहता है, मैडम मसाला खत्म हो गया है, आप मंगवा लो। परसों ही मंगवाया था आधा किलो का छोले मसाले का डिब्बा, इतनी जल्दी खत्म हो गया? मैडम वो तो कस्टमर पर डिपेंड है और ज्यादा कम बनाने पर भी कि कितने कस्टमर आ रहे हैं। पर 2-3 दिन से तो कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं और तुम कह रहे हो ज्यादा छोले बनाए हैं तो मसाले खत्म हो गए हैं, चलो मैं भी मंगवाती हूँ। राम और एकता गौरी को दुकान से घर रखने के बाद ये नोटिस करते हैं कि एक तो कस्टमर कम आ रहे हैं और दूसरी चीज हर दिन कुछ न कुछ खत्म हो रहा है। आखिर मांजरा क्या है? तभी एकता कुक पर नजर रखने लगती है तो वो देखती है कि कुक छोले में कभी नमक तो कभी मिर्च ज्यादा डालकर उसे बेस्वाद कर रहा है। और एकता ने तो उसे एक दिन रसोई से छोले में बाल्टी भर पानी डालते देख लिया और वो अधिकतर सामान चुरा भी लेता था, जिस वजह से एकता उसे काम से निकाल देती है। और फिर से एंट्री होती है रसोई में गौरी की और गौरी के आते ही अपनी सास से गौरी कहती है, माँ जी छोले भटूरे खाने की वजह से आपने इतने समय तक मेरे ही रसोई और मेरे ही दुकान से मुझे अलग रखा। अब से मैं छोले भटूरे को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक कि मैं दुकान बंद करके अपने घर ना पहुँच जाऊँ।
मैं यही चाहती थी बहू कि तू जब तक खाने की आदत नहीं छोड़ेगी तब तक मैं तुझे दुकान पर ना लाऊं, और तूने तो अब छोले भटूरे दुकानदारी टाइम पर ना खाने के फैसले से दिल खुश कर दिया। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हो। आपकी इस सजा ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। इस इंसिडेंट के बाद गौरी को बाहुबली थाली खाने की आदत तो चले गई थी और साथ में उसने अपने घर की जिम्मेदारियों को भी संभालना सीख लिया था। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था, क्योंकि इतनी अच्छी खासी दुकान चल रही थी और किसी की बुरी नजर भी इस दुकान पर अभी तक नहीं पड़ी। ये कैसे हो सकता था? और फिर एक दिन एकता की पड़ोसन विमला छोले भटूरे का लुत्फ उठाने आती है, तो वो दुकान पर आते ही राम से कहती है, राम बेटा, आज मैं भी घूमते हुए तेरी दुकान पर आई हूँ। मैं भी तो देखूं कि तेरे दुकान पर बाहुबली छोले भटूरे की प्लेट कैसी है। हाँ विमला आंटी, बैठो ना, बस 20 मिनट का चैलेंज है। अब तो 5 मिनट में ही निपटा दोगी और जीत जाओगी 5000 रुपए। हाँ लगवा, आज तेरे इस चैलेंज को तोड़ती हूँ। तभी बाहुबली थाल लेकर गौरी आती है और टेबल पर थाल रखते हुए विमला आंटी से कहती है, आंटी जी थोड़ा संभल कर खाना, इसे अब तक एक ही आदमी जीत पाया है और वो भी पहलवान था। हाँ हाँ, तू देखती जा अपनी विमला आंटी का कमाल। विमला जोश में अपने होश खोते हुए बाहुबली थाली खाने लगती है, पर आधे से भी कम खाने पर ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता था कि उसे नहीं खाया जाएगा और पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए वो बेहोशी का नाटक करती है, जिसके बाद उसे होश में लाकर घर भेज दिया जाता है। और घर पहुंचकर विमला मन में कहती है, आज तो भगवान ने बचा लिया, वरना जान और पैसे दोनों से जाती मैं तो। हंगामा मचाने के इरादे से एकता की दुकान पर गई थी, पर सब टाई टाई फुस हो गया और मेरी भी हालत खराब हो गई, वो अलग। नहीं जाऊंगी कभी उसकी दुकान। विमला का दुकान को बर्बाद करने का आइडिया फेल हो जाता है और वो वापस ऐसा करने की नहीं सोचती, जिसके बाद गौरी की बाहुबली छोले भटूरे की दुकान यूं ही चलती रहती है। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी नकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। सजनी हॉल में सफाई करते हुए ये गाना गुनगुना रही होती है। तभी उसका पति बिना प्रेस की शर्ट, उस पर तिरछी बंदी टाई और सोफे पर पड़ा अपना बैग लेकर तेजी में ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी सजनी की नजर उस पर पड़ती है और अपने पति को शर्ट के नीचे पैंट नहीं पहनी है, ये देखकर वो सोफे से तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंकती है, जो कि सीधे उसके सर पर लगता है। और बादल सर खुजाते हुए उसकी तरफ मुड़कर कहता है, अरे सजनी, बाद में आके झगड़ लेना, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। ओ मेरे भोले बलम, जब देखो घोड़े पर ही सवार रहते हो। अरे जल्दी है तो क्या बिना पैंट के ही ऑफिस निकल जाओगे? क्या 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 कर रहे हो? नीचे देखो। तभी बादल देखता है कि जल्दी जल्दी में वो पैंट पहनना भूल गया है। तभी वो कमरे की तरफ भागता है और सोफे से टकराते हुए कमरे में जाकर कुछ देर में पैंट पहनकर टाई को ठीक करते हुए बाहर आता है। देखो अब तो सब ठीक है ना, मैं जाऊँ? जाऊं मतलब? नाश्ता कौन करेगा बादल? मैंने कब से टेबल पर लगा के रखा हुआ है नाश्ता। हाँ तो पैक करके दे दो, चैन से बैठकर अभी तो खा नहीं पाऊंगा। अरे लेकिन कब से मैंने खाना। वो बोल ही रही होती है कि बादल बिना उसकी बात सुने वहाँ से निकल जाता है। तभी हाथ में जूते लिए उसकी सास कल्याणी वहाँ आती है और कहती है, बहू ये जूते का बादल के हैं? हाँ सासू माँ, लग तो उन्हीं के रहे हैं। हाय दैया, अब वो जूते पहनकर नहीं गए तो क्या पहनकर गए हैं? का कह रही है बहू, बादल ऑफिस के लाने निकल गए का? हाँ सासू माँ। बिना जूतन के? हाँ सासू माँ। अरे हमेशा जल्दी में ही रहते हैं, बताओ जूते नहीं पहने उन्होंने। अरे तो तू क्या कर रही हती? जब वो गओ तो याद ना दिला सकती थी। हाँ हाँ, अब तो जूते पहनना भी उनको मैं ही याद दिलाऊं, है ना? क्या क्या करूँ मैं? हवन कर हवन, नास पीटी मोते पूछ रही है। तभी कल्याणी जूते जमीन पर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और सजनी अपने पति की नादानी देखकर परेशान हो जाती है। शाम को जब बादल ऑफिस से घर आता है तो सजनी दौड़कर उसके पास आती है और वो फिसलने ही वाली होती है कि तभी बादल उसे संभाल लेता है। तभी बादल कहता है, तुम घर में क्यों दौड़ रही हो सजनी? छोड़िए मुझे। और
बादल सजनी की आगे बात सुने बिना ही अपना हाथ उसकी कमर से हटा लेता है और सजनी धड़ाम से फर्श पर गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर कल्याणी भी बाहर आ जाती है और इधर उधर देखते हुए कहती है, हाय दैया, बेटा का गिर गओ, का टूट गओ? मैं गिर गई सासू माँ और मेरी कमर टूट गई। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? उठाइए मुझे, क्योंकि आपके बेटे को मेरी कोई बात पूरी सुननी ही नहीं होती। तभी कल्याणी उसे उठाती है और सजनी बादल के पैर की तरफ देखती है तो उसने चप्पल पहनी होती है। ये देखकर वो चैन की सांसें भरकर कहती है, अरे ओ मेरे घोड़े पे सवार बालम, इतनी जल्दी में क्यों रहते हो कि आज जूते पहनना भूलकर चप्पल पहने ही निकल पड़े? हाँ लल्ला, बहू की बात में से मैं सहमत हूँ। कौन सी गाड़ी छूटत रही तोरी जो इतनी तेजी में हर काम करत है? तेजी से नहीं तो क्या कछुए की चाल में चलूं? वैसे भी इतनी तेजी दिखाने के बाद भी मैं मीटिंग में लेट हो गया। अच्छा आप जल्दी जल्दी खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर जल्दी जल्दी, तसल्ली तो है ही नहीं किसी काम में। अरे मेरी कमर। बादल उनकी बातों को अनसुना करके चप्पल निकाले टाई ढीली करते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। सजनी का पति बादल को हर काम में जल्दबाजी होती थी, जिसके कारण सजनी उसे अपना घोड़े पर सवार बालम कहा करती थी। एक रोज जब सजनी अपने बाल सवार रही होती है तभी बादल उसके पास आता है और प्यार से उसका हाथ पकड़ कर कहता है, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं हम दोनों। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ घूमने जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि जहाँ भी ले जाओगे जल्दी जल्दी में घुमा कर ही ले आओगे। अरे ऐसा नहीं होगा। नहीं बादल, 100% ऐसा ही है। अरे तुम तो हर वक्त घोड़े पर ही सवार रहते हो, याद है ना? जल्दी जल्दी के चक्कर में तुमने मुझे कैसे प्रपोज किया था? सजनी के इतना कहते ही दोनों अपने पिछले दिनों की यादों में खो जाते हैं। सजनी अपनी सहेली अंजू के साथ कॉलेज जा रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो अचानक ही पीछे पलट जाती है। उसके पीछे पलटते ही पीछे चल रहा बादल एक अनजान आदमी को खींचकर उससे जबरदस्ती बात करने लगता है। ये देखकर सजनी मुस्कुराती है और फिर अंजू के साथ आगे चलने लगती है। ऐसे क्या मन ही मन मुस्कुरा रही है सजनी? क्या बात है, कोई था पीछे? हाँ यार, वो कॉलेज वाला बादल नहीं है, वही मंडरा रहा है। वो रुक, अभी उसे कुटवाती हूँ। पागल है क्या? चुपचाप चल ना। ये बोलना तुझे अच्छा लगता है, इस बादल का आसपास मंडराना? चुप हो जाना, उसने सुन लिया तो। तू बस चलती रह। ठीक है। इस तरह रोज बादल सजनी को दूर से देखा करता। ये बात सजनी भी जानती थी। एक रोज सजनी जब ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ होती है तभी वहाँ हाथों में फूल लिए बादल आता है और सभी के सामने सजनी को प्रपोज कर देता है। इतना सब कुछ अचानक और इतनी जल्दी होता देखकर सजनी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो हड़बड़ी से ना कहती है, नहीं। पर क्यों? कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी नकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। उसका ये कारण सुनकर बादल भी उसे गाते हुए जवाब देता है, अब कैसे तुम्हें ये समझाऊं, सजनवा का मन बहुत ही बेकरार है, जाने सजनी को ही क्यों इनकार है। बादल का गाना गाकर दिया जवाब सजनी के दिल को छू जाता है, जिसके बाद वो उसके गले लगकर हाँ कर देती है और उसकी हाँ सुनते ही बादल आओ देखता है ना ताओ और उसे पार्किंग में ले जाकर तुरंत अपने स्कूटी पर बैठाकर फरार हो जाता है। बादल के जल्दी करने के चक्कर में सजनी स्कूटी पर ठीक से बैठ नहीं पाती, जिसके कारण उसकी कमर में लचक आ जाती है। वो दिन और वो कमर दर्द आज तक नहीं भूली हूँ मैं। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो स्कूटी को घोड़े की तरह भगाए ही जा रहे थे। अरे पुरानी बातों को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ना, चलो घूमने। ठीक है चलती हूँ, लेकिन वादा करो कि अच्छे से एंजॉय करने दोगे, घर जल्दी आने को नहीं कहोगे। ठीक है ना, अभी तुम तैयार हो जाओ, ये तो तुम जल्दी जल्दी कर सकती हो ना। ये बात सुनकर
सजनी बादल को घूरने लगती है तो बादल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में दोनों तैयार होकर कल्याणी को बताकर बाहर घूमने के लिए बाइक पर निकल पड़ते हैं। दोनों एक पार्क में जाकर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं। तभी अचानक बादल के ऑफिस से कॉल आता है। बात करने के बाद वो कहता है, चलो चलो घर जाना पड़ेगा, जल्दी खाओ। अरे पर क्यों, क्या हुआ? किसका कॉल था? सासू माँ का? नहीं बॉस का, अभी उन्होंने अर्जेंट काम से बुलाया है। देख क्या रही हो, छोड़ो खाना। अरे हजारों का बिल पे किया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? खाना तो मैं खा कर ही जाऊंगी। अरे तो जल्दी जल्दी खाओ ना। अरे तुम जाओ ना, मैं आ जाऊंगी। ऐसे कैसे, तुम्हें घर छोड़कर जाऊंगा ना। इतना कहकर वो उसे जल्दी जल्दी खाना खिलाता है और हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और बाइक पर बैठकर उसे बैठने को कहता है। सजनी बाइक पर बैठ ही रही होती है। बादल बाइक स्टार्ट कर तेजी में भगाकर ले जाता है और बेचारी सजनी रोड पर ही ढेर हो जाती है। घर पहुंचने के बाद बादल सजनी को ना देखकर हैरान हो जाता है कि तभी सजनी वहां टैक्सी से अपनी कमर पकड़े पहुंचती है। दोनों घर में आ जाते हैं और उसकी ऐसी हालत देख कल्याणी कहती है, का होगा बहू, ऐसी टेढ़ी होकर काहे चल रही तू? सासू माँ, अपने बेटे को समझा दो कि घोड़े पर सवार ना रहा करे, कभी कभी कछुए की चाल भी चल लिया करे। अरे मैं बाइक पर बैठी भी नहीं थी कि सर से बाइक भगा लाए और मैं वहीं पसर गई। उसकी ये हालत देखकर बादल को भी बहुत बुरा लगता है और वो उसे वादा करता है कि हर काम में वो घोड़े पर सवार वाली तेजी नहीं दिखाएगा। इतनी कम उम्र में अपनी बहू माधुरी को विधवा के रूप में देखकर कामिनी को बहुत दुख होता था। वो हमेशा बस यही सोचती रहती थी कि जिस विधवा के दुख को लेकर उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, वो जिंदगी उसकी बहू माधुरी को ना गुजारनी पड़े, जिसके चलते वो हमेशा अपनी बहू पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाती रहती थी। लेकिन माधुरी हर बार अपनी सास की बात को अनसुना कर देती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कामिनी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन नीता वहाँ आती है और उससे कहती है, कैसी हो कामनी? आजकल तो तुम पड़ोस में दिखाई तक नहीं देती हो, कहाँ रहती हो आजकल? अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी नीता बहन, घर में ही रहती हूँ। बाहर निकलने का और लोगों से बात करने का मन ही नहीं करता है। मैं तेरी परेशानी को अच्छे से समझती हूँ, लेकिन किस्मत के आगे किसका जोर चलता है? तुझे सारी चीज भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। नीता बहन, मैं सच बताऊं तो मुझे अपनी चिंता नहीं है जितनी चिंता मुझे अपनी बहू की है। मेरी विधवा की जिंदगी तो कट गई, लेकिन बहू की तो अभी उम्र ही नहीं है विधवा होने की। उसके आगे तो अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। वो अकेले कब तक ऐसे अपना विधवा का जीवन काटेगी? कामनी बहन, तू अपनी बहू की दूसरी शादी कर दे। हमारे समय में दूसरी शादी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन आजकल तो किसी भी लड़की या लड़के की दूसरी शादी करना कोई बड़ी बात नहीं। नीता बहन, मैं तो अपनी बहू की दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो तैयार नहीं है। कहती है, माँ जी मैं आपके साथ रहकर अपनी जिंदगी काट लूंगी। मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, सास नहीं। अब उसे ये बात कौन समझाए कि मैं बुढ़िया उसके साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती हूँ। कोई तो ऐसा चाहिए ना जो उसके साथ जिंदगी भर रह सके। कामिनी और नीता की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी बहू माधुरी सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और अपनी सास कामिनी से कहती है, माँ जी, आज मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ कि आप अपने मन में से मेरी दूसरी शादी का ख्याल निकाल दीजिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिला। मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है। बहू, ये जिंदगी इतनी छोटी नहीं है जितनी तू समझ रही है। अभी हम दोनों विधवा सास बहू को विधवा होने के जो ताने सुनने पड़ते हैं ना, वो सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले, ताकि तुझे अपनी जिंदगी में साथ चलने के लिए कम सफर मिल जाए और इस विधवा के तानों से तुझे छुटकारा मिल जाए। माँ जी, जैसे अभी तक की जिंदगी कट गई, वैसे ही आगे की भी कट जाएगी। और अगर आपको मेरा यहाँ रहना ज्यादा भारी पड़ रहा है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगी। माधुरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर कामिनी का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय दोनों विधवा सास बहू मार्केट से लौट रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसकी पड़ोसन कांता के घर में बहुत भीड़ लगी होती है। उसकी नजर
अपनी दूसरी पड़ोसन नीता पर जाती है, जो कांता के घर जा रही होती है, जिसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कामिनी उससे पूछती है, नीता बहन, ये कांता बहन के घर में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? इनके घर आज कुछ है क्या? बहुत मेहमान आए हैं क्या? कामनी बहन, आज कांता बहन की बहू की गोद भराई की रस्म है और एक छोटी सी पार्टी है। उन्होंने सभी मोहल्ले वालों को बुलाया है। इतना ही नहीं, सुबह सबके घर मिठाई भी भिजवाई थी। आपके घर नहीं भिजवाई? आपको नहीं बुलाया क्या? नहीं नीता बहन, मुझे तो नहीं बुलाया, ना ही मेरे घर कोई मिठाई आई। ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ? बात कुछ समझ में नहीं आई। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि कांता बहन तो बिल्कुल आपके सामने रहती है, फिर तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? मुझे लगता है काम के चक्कर में भूल गई होगी, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पूरे मोहल्ले वालों को बुलाए और तुम्हें छोड़ दे? जाने दीजिए माँ जी, जब हमें बुलाया ही नहीं तो उनके घर में क्या हो रहा है, इससे हमें क्या मतलब? आप चलिए घर के अंदर। नहीं नहीं बहू, मोहल्ले में रहते हैं और अगर हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो कोई हमारे घर भी नहीं आएगा। मुझे लगता है नीता बहन सही कह रही है, वो काम के चक्कर में भूल गई होंगी। बाकी पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम ऐसे बिना बुलाए किसी के घर भी चले जाएंगे? अच्छा नहीं लगता है ना। हो सकता है उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया हो। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता। कांता बहन और मेरी बहुत अच्छी बनती है, वो भूल गई होगी, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनके घर में कोई फंक्शन हो और वो मुझे ना बुलाए। बहू को आशीर्वाद देना तो बनता है ना। चल, हम जल्दी ही आ जाएंगे। कामिनी के बार बार कहने पर माधुरी अपनी पड़ोसन के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद माधुरी और कामिनी भी नीता के साथ कांता के घर जाती हैं और उसकी बहू को आशीर्वाद देने के लिए उसके पास जाती हैं। तभी कांता की नजर उन दोनों पर जाती है। वो दोनों के पास जाकर उन्हें अपनी बहू से दूर करते हुए गुस्से में कहती है, तुम दोनों विधवा सास बहू की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमको बुलाया भी नहीं था, फिर अपना ये मनूस चेहरा लेकर मेरी बहू की गोद भराई में अपशगुन करने चली आई। ये तुम क्या कह रही हो कांता बहन? मैं तो बस तुम्हारी बहू को आशीर्वाद देने आई थी। बेचारी को कितने सालों बाद माँ बनने का सुख मिला है। हाँ, और तुम दोनों विधवा सास बहू उसी सुख में ग्रहण लगाने आई हो। कितने बेशर्म हो तुम दोनों सास बहू। तुम्हारे घर में मैंने मिठाई तक नहीं भिजवाई, यहाँ तक कि अपने घर पर आने का बुलावा भी नहीं भेजा, फिर भी तुम दोनों हमारी पार्टी में लालच के चक्कर में आ गई। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि इन्होंने हमें जानकर नहीं बुलाया। उसके बाद भी आपने मेरी बात नहीं मानी। आपको तो सच्चाई का पता चल गया ना। अब चलिए अपने घर। हाँ, तेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी तुम दोनों विधवाओं को अपने घर शुभ काम में बुलाकर अशुभ नहीं करवाना है। दोनों में से कोई भी शुभ काम में बुलाने लायक नहीं हो। सास बहू दोनों की दोनों विधवा हो। कांता की सारी बातें वहाँ खड़े और भी लोग सुन रहे थे। सबके सामने अपना और अपनी सास का अपमान होते हुए देखकर माधुरी को बहुत दुख होता है और वो अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे अपने घर वापस ले आती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय कामिनी को कांता के घर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे लग रहा है जैसे कांता के घर में कोई रो रहा है। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। उनके घर में तो कोई भी नहीं है सिवाय उसकी बहू के, सब बाहर गए हैं। माँ जी, आप क्यों दूसरों के चक्कर में पड़ रही हैं? उस दिन कांता आंटी ने हम दोनों सास बहू की कितनी इंसल्ट करी थी, क्योंकि हम दोनों विधवा हैं। उसके बाद भी आप फिर उनके न रहने पर उनके घर जाने की बात कर रही हैं, ताकि वो हम पर चोरी का इल्जाम लगा दे। बहू, अगर हम ही उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? चलना बहू, मुझे लग रहा है उसकी बहू ही आवाज दे रही है। चलिए, आप वैसे भी मानने कहाँ वाली हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू कांता के घर जाती हैं और देखती हैं कि कांता की बहू अपने पेट को पकड़कर जमीन पर बैठी रो रही होती है, जिसे देखकर माधुरी अपनी सास कामिनी से कहती है, माँ जी, मुझे लग रहा है इसकी डिलीवरी का समय हो गया है। हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा इसे। आप इसे संभालो, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर बुलाती हूँ। माधुरी इतना कहकर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू करवाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांता कुछ देर बाद जब अपने घर आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। तभी वो अपनी पड़ोसन नीता से पूछती है, क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरे घर के आगे इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तुम्हारी बहू को लेबर पेन शुरू हो गया था, वो बहुत रो रही थी।
तभी दोनों विधवा सास बहू, जिनके विधवा होने पर तुमने उनकी इंसल्ट की थी ना, उन्हें मनहूस बोला था, वही तुम्हारी बहू को पास के हॉस्पिटल लेकर गई हैं। नीता की बात सुनकर कांता भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां कामिनी उसे दादी बनने की खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर कांता बहुत खुश हो जाती है। साथ ही उसे कामिनी और उसकी बहू के साथ किए गए अपने गलत बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो दोनों सास बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर दोबारा उनके विधवा होने के कारण उन्हें अशुभ होने का ताना ना मारने का वादा भी करती है।